नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। मैंने आपको बताया था कि चाइना, रशिया और ईरान साथ में नेवल युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, यानी उनकी नेवी जो है वो साथ में प्रैक्टिस कर रही हैं। कल ईरान का बयान भी आया था कि ये जो प्रैक्टिस है वो बताती है कि हमारी नेवी कितनी ताकतवर है। लेकिन अब उसके आगे की खबर आई है जो अमेरिका को भी चिंता में डालेगी और इजराइल को भी चिंता में डालेगी। चाइना से बयान आया है कि चाइना में एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में रशिया भी होगा और ईरान भी होगा। और इस मीटिंग में डिस्कस क्या होगा? इस मीटिंग में डिस्कस होगा न्यूक्लियर इशू। जी, वही न्यूक्लियर इशू जिसको लेकर अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है, जिसको लेकर इजराइल लगातार कह रहा है कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर जो अड्डे हैं ईरान के, उन पर वो हमला करेगा। जिस पर कतर ने कहा था कि आप हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसके बाद कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो 3 दिन के अंदर खाड़ी में पीने के पानी की मुसीबत शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अब जो ये मीटिंग होने वाली है ये इसी न्यूक्लियर इशू पर होने वाली है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। रशिया, चाइना और ईरान, इनमें रशिया और चाइना वो मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, और जबरदस्त न्यूक्लियर पावर है। रशिया के पास तो अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर पावर है। दूसरा, रशिया, चाइना और ईरान की अगर कॉमन चीज देखें तो वो ये है कि अमेरिका ने लगातार उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। रशिया के तो तेल के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था कि यूरोप के जो मुल्क हैं वो तेल नहीं खरीद सकते रशिया से। उसके बाद इंडिया ने कहा था कि हम तो खरीदेंगे। इंडिया को बेच रहा था, चाइना को बेच रहा था, ईरान को बेच रहा था। जब ट्रंप आया है तो रशिया में कुछ और सैंक्शन लगा दिए हैं जिससे इंडिया भी ना खरीद पाए। और पहले ही से मोदी जी डरे हुए थे, पता नहीं किस बात पे डरे हुए थे। उन्होंने तुरंत उसको ओके कर दिया, जिससे अंबानी का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो रशिया, चाइना और ईरान, जिसको मैं बार बार कहता हूं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का न्यूक्लियर इशू पर बात करना बहुत बड़ी बात है। यानी सीधी सी बात है कि ईरान को न्यूक्लियर इशू पे रशिया और चाइना सपोर्ट करने वाले हैं। रशिया जो है वो यूएनएससी में भी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी है, और जो नॉन प्रोलिफरेशन वाली ट्रीटी है उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है। यहां आप नॉर्थ कोरिया को याद कीजिए। नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी अमेरिका ने दुनिया भर के जो सैंक्शन लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं क्योंकि उसने न्यूक्लियर पावर डेवलप कर लिया है, और नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया दोनों के नजदीक है। तो न्यूक्लियर वाले इशू को लेकर ईरान पर जो दबाव लगातार अमेरिका बना रहा था, उस दबाव से उसको मुक्ति दिलाने के लिए या उसको कैसे डील किया जाए, यह देखने के लिए रशिया और चाइना के साथ ईरान की मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग चाइना में होगी और ईरान और रशिया से वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे और उनके बीच में बात होगी। यही वजह है कि अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद, हालांकि इन धमकियों के बीच बीच में बातचीत के भी प्रपोजल दिए जाते हैं। कहा था ट्रंप ने कि हमने चिट्ठी भेजी है, उसके बाद ईरान ने कहा हमें कोई चिट्ठी मिली नहीं है। उसके बाद ट्रंप का वीडियो आया जिसमें वो कह रहा है कि ईरान के साथ बातचीत भी हो सकती है। लेकिन रशिया और चाइना का सपोर्ट ही है कि ईरान ने खुल के कहा, और आज भी कहा, पहले भी लगातार वो कहता रहा है कि अमेरिका को जो करना हो वो कर ले, लेकिन दबाव में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर बातचीत होगी तो तब होगी जब कुछ सैंक्शन हटाए जाएंगे और हमारे और उनके बीच में बराबरी की बातचीत होगी। दरअसल अमेरिका बहुत सारे खेल खेल रहा है। जब से ट्रंप साहब आए हैं लगातार धमकियां तो दे रहे हैं। अब उन्होंने इराक को धमकी दी है और इराक से यह कहा है कि ईरान से जो वो गैस वगैरह खरीदता है, जो ईरान उसकी मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, उसको अगर उसने नहीं रोका, कहा कुछ और है, ये बात तो पहले ही कह दी थी, लेकिन कहा जो सामने से कहा है वो ये कहा है कि आपने मोसाद की एक एजेंट को जो गिरफ्तार करके रखा है, मोसाद की एक एजेंट है जो प्रोफेसर हैं वैसे तो, लेकिन कहा यह गया कि ये मोसाद की एजेंट हैं जो इराक में काम कर रही थी, और उनको इराक की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया। तो अब अमेरिका यह कह रहा है कि इस मोसाद की एजेंट को अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम आपके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन और ला देंगे। लेकिन याद कीजिए, मैंने आपको परसों शायद बताया था कि इराक के ऊपर जो सैंक्शन लगे थे, ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे थे, इन दोनों में से यह छूट दी गई थी कि ईरान इराक को अपनी गैस दे सकता है ताकि वहां इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन अब इराक के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि ईरान से वो गैस ना ले। भाई, इराक नहीं लेगा, आप दे दीजिए।
आप वहां इलेक्ट्रिसिटी की सारी व्यवस्था कर दीजिए, वहां बिजली कैसे आएगी इसकी व्यवस्था कर दीजिए, इराक कहीं और से नहीं लेगा। लेकिन आप व्यवस्था करेंगे नहीं, ईरान को लेने नहीं देंगे। सीधा सा मामला यह है कि आप इराक के ऊपर अनड्यू प्रेशर बना रहे हैं। यह खेल आप समझिए बहुत कायदे से। सीरिया पर जब अटैक हुआ था तभी इराक ने, सीरिया पर जब आईएसआईएस का अटैक हुआ था और जोलानी की सत्ता वहां पर आई थी, तभी इराक ने यह कहा था कि हमारे ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। इस तरह की खबरें आई थी कि 15-20 हजार लड़ाके जो हैं वो इराक में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तब ईरान ने कहा था कि अगर लड़ाके इराक में आएंगे तो हम अपनी आर्मी भेजेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, इराक में उनको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी। अब जो बात जंग के मैदान में हासिल नहीं हुई वो प्रेशर बना के किसी भी तरह से अमेरिका इराक में हासिल करना चाहता है। सीरिया पर तो उसका कब्जा हो ही गया है, अब वो इराक पर भी कब्जा करना चाहता है। क्या होगा आगे ये देखना होगा। हालांकि यही साथ में एक खबर आपको और दे दूं कि लेबनान से जो सीज फायर हुआ था, जिसमें बॉर्डर के कुछ इलाकों पर इजराइल कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं था, ज्यादातर तो छोड़ के चला गया था, लेकिन 5 चौकियां उसने कही थी कि 5 ऐसे ये बेस हैं जहां पर हम कब्जा बना के रखेंगे। उस पर लेबनान की गवर्नमेंट ने भी एतराज किया था और हिजबुल्लाह ने तो कहा था कि हम सीधा हमला करेंगे, हम सीधी लड़ाई करेंगे अगर इन्होंने यहां से अपने बेस नहीं हटाए। अब अमेरिका उसमें बीच में पड़ा है और अमेरिका के बीच में पड़ने के बाद लेबनान और इजराइल की बातचीत हो रही है, जिसमें सभी बॉर्डर इश्यूज को सुलझाने का मामला है। पहला काम उसमें यह हुआ है कि इजराइल ने 5 लोगों को रिहा किया है। 5 लेबनीज को जो गिरफ्तार करके रखा था उनको उसने रिहा किया है और अमेरिका यह कह रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच में सारे बॉर्डर इश्यूज बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे। वैसे बातचीत का मामला तो गजा के मामले में भी आगे बढ़ गया है। विटकाफ जो पहले इजराइल आने वाले थे फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। विटकाफ यानी आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में जो एनवाय हैं अमेरिका के, वो पहले इजराइल आने वाले थे, फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब वो सीधे दोहा पहुंचे हैं और यह खबर तो मैं आपको दे ही चुका हूं कि इजराइल तमाम तमाशों के बाद बातचीत करने वालों को, अपने निगोशिएटर्स को भेज चुका है दोहा। यानी दोहा में इस समय इजराइल के निगोशिएटर्स भी हैं, हमास के लोग भी हैं और स्टीव विटकॉफ भी यानी अमेरिका का बंदा भी वहां पर है। अब अचानक से बहुत सारे बयान बदलने लगे हैं। वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि गजा का जो प्रॉब्लम है वो हम बातचीत करके सुलझाने को तैयार है। हालांकि साथ में जोड़ दिया कि अगर बातचीत कामयाब नहीं होगी तो हम जंग करेंगे। इसके पहले जो आईडीएफ के नए चीफ बने हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम जंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गजा में एक और दौर का, आप कह सकते हैं उसको कहना चाहें तो जेनोसाइड शुरू करने के लिए तैयार हैं और आर्मी को तैयार होने के लिए कहा था। लेकिन हारिस में आज एक रिपोर्ट छपी है जिसको क्रेडिल ने भी छापा है, द क्रेडिल ने भी हारिस से लेकर छापा है। उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो वो रिपोर्ट एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है, जो प्रॉब्लम लेबनान वार के समय ही दिखनी शुरू हो गई थी। जब लेबनान वार चल रहा था तो आपको याद होगा कि इजराइल को एक बड़ी प्रॉब्लम यह पेश आ रही थी कि जो रिजर्विस्ट थे वो लड़ने को तैयार नहीं थे। दरअसल इजराइल की आर्मी में 2 तरह के लोग हैं। एक तो रेगुलर आर्मी है जो आर्मी से सैलरी लेते हैं पूरे टाइम, पूरा वक्ती जो आर्मी के मेंबर्स हैं, और इसके अलावा रिजर्विस्ट हैं जो ऐसे तो दूसरी नौकरियां करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब जंग जैसे हालात पैदा होते हैं तो उनको बुला लिया जाता है जंग लड़ने के लिए। ये रिजर्विस्ट जो हैं इनका नंबर काफी है और ये बहुत बड़ी ताकत होते हैं इजराइल की आर्मी की जब लड़ाई होती है। लेबनान वार में जिस तरह लगातार इजराइल को नुकसान हुआ था और लंबा वार चल रहा है, 14 महीने से आप लड़ रहे हैं गजा में, लेबनान में, तो बहुत सारे रिजर्विस्ट ने आने से मना कर दिया था। बहुत सारे तो लौट के दूसरे मुल्कों में चले गए थे। अब यह खबर आ रही है, हारिस यह बता रहा है कि इस बार भी रिजर्विस्ट लड़ने को तैयार नहीं है। यानी इजराइल में मैन पावर की कमी है आर्मी के लिए, लोग आर्मी में भर्ती होने को तैयार नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जो रिजर्विस्ट हैं जो आर्मी के साथ जाकर लड़ते हैं वो लड़ने को तैयार नहीं है। इसके साथ आपको याद होगा कि अमेरिका ने सारी बातें तो की हैं, लेकिन एक बात क्लियर कर दी है कि हम अपनी आर्मी नहीं भेजने वाले। यानी अमेरिका से आपको जहाज मिल जाएंगे, अमेरिका से आपको हथियार मिल जाएंगे, अमेरिका से आपको इंटरनेशनल मंचों पर सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन लड़ना तो आपकी ही आर्मी को पड़ेगा। यह लग रहा था इजराइल को कि गजा में हमास पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसीलिए वो थोड़ा सा नशे में भी था। लेकिन समझ में यह आया कि हमास और अल-कासम के पास तो अभी भी ताकत है, अभी भी वहां लोग लगातार भर्ती हो रहे हैं और सेना कोई मजबूत तो नहीं हुई है, हो भी नहीं सकती थी, कमजोर हुई है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं हुई है कि आप
मक्खन के ऊपर चाकू की तरह चलाते हुए चले जाएं। और उधर अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका सीधे हमास से बात कर चुका है। तभी मैंने कहा था कि इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अमेरिका अपनी सरपरस्ती में सीज फायर करवाएगा। एक बहुत मजेदार सर्वे आया है, वो आप लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैं निकाल लाया। और ये जेरूशलम पोस्ट में छपा हुआ है, यानी कि ज़ायनिस्ट अखबार में छपा हुआ है। वो सर्वे ये कहता है कि 50% से ज्यादा इजरायली ये मानते हैं कि ट्रंप को होस्टेजेस की चिंता तो है, लेकिन उतनी ही चिंता नेतन्याहू की नहीं है, जिसकी कुर्सी बेचारे की अटकी हुई है। अगर जंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, अगर सीज फायर पूरी तरह से हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, तो वहां पर चुनाव होगा। और मैंने आपको बताया था कि 72% इजरायली जो हैं वो नेतन्याहू को वोट करने के मूड में नहीं है। विपक्ष वहां पर बहुत एक्टिव हो गया है। यावर लैपिड जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो एक इकोनॉमिक प्लान लेके आए हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ये सारा कुछ जो युद्ध हुआ है, इसमें इकोनॉमिक तबाही भी बहुत हुई है इजराइल की। वक्त वक्त पे मैं आपको बताता रहा हूं। तो अब उस इकोनॉमिक तबाही से बाहर कैसे निकाला जाए, ये प्रपोजल लेकर आए हैं यावर लैपिड। और ये प्रपोजल इजराइल में काफी मकबूल हो रहा है। ये टैक्स घटाने की बात करता है, बाकी सारी चीजें करता है। जंग के लिए असबाब जुटाने के चक्कर में टैक्स इन्होंने काफी बढ़ा दिया है, जिससे वहां के लोग परेशान हैं। तो नेतन्याहू की कुर्सी तो डवाडोल है, और नेतन्याहू की कुर्सी बची रहे इसके लिए एक ही तरीका है कि वहां पर लगातार जंग चलती रहे। लेकिन वहां के लोगों का मानना है, और यह मेरा भी मानना है, कि ट्रंप जंग को बहुत लंबा खींचने के मूड में नहीं है। इजिप्ट ने अपना प्लान बनाकर दे दिया है, और ट्रंप जानता है कि यह प्लान अरब मुल्क अपने पैसों पर लागू करेंगे, तो वो लागू हो जाए तो ही ट्रंप के लिए बेहतर है। उधर आप जानते हैं कि अमेरिका से भी एक सर्वे आया था कि 50% से ज्यादा अमरीकी जो है वो इजराइल के साथ अब नहीं है। वो इजराइल पर जो अमेरिका की नीति है उसके समर्थक नहीं है। अभी वहां पर एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था, मोहम्मद खलील को। और खलील को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर कहा यह गया था कि उसने जो प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट हुआ था उसमें अपनी आवाज दी थी, उसकी मदद की थी। अब वो ग्रीन कार्ड धारक है। चाहते ये थे ट्रंप कि उसको बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन फिलहाल एक कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। उसको बाहर निकालना आसान नहीं होगा। और अमेरिका में एक बहस शुरू हो गई है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यह हमला है। अगर कोई फलस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहता है तो वो उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर कोई इजराइल के पक्ष में खड़ा होना चाहता है तो ये उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसको एंटी सेमाइटिक कहना कहां तक ठीक है, यह बहस अमेरिका में अपने तरीके से हो रही है। लेकिन नेतन्याहू जानता है, मैंने आपको बताया कि जब तक जंग चलेगी तब तक ही उसकी जिंदगी है, तब तक ही उसकी कुर्सी है। तो कुछ ना कुछ तमाशा लगातार चल रहा है। जब एक तरफ बातचीत चल रही है, शांति की बातचीत चल रही है, सीज फायर की बातचीत चल रही है, उसी समय गजा में हमला करके 4 लोगों को मार देना, या फिर जेरूसलम में एक जो बुक शॉप है, किताबों की दुकान है, उसके मालिक को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, अब दोबारा गिरफ्तार कर लेना, या वेस्ट बैंक में लगातार जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, लगातार लोगों को घर छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। ये सारी हरकतें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं, पब्लिक कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं, ताकि वो इजराइल में लोगों को बता सके कि देखो हम फलस्तीनियों के खिलाफ काम तो कर रहे हैं। अपने यहां होली है, होली के पहले दुनिया भर के बयानात आने शुरू हो गए हैं, आप जानते ही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि लोग ये सवाल ना पूछें कि भाई एलन मस्क को बिना किसी बिडिंग के, बिना किसी नीलामी के आपने इतना सारा स्पेक्ट्रम कैसे दे दिया कि एयरटेल के साथ भी वही जाएगा, जियो के साथ भी वही जाएगा। ये सवाल लोग ना पूछें, बस लोगों को यह बताया जा सके कि अब्दुल टाइट है और इसके अंधेरे में बाकी सब छुपाया जा सके। ये खेल तो अपने यहां भी चल रहा है, यही खेल इजराइल में चल रहा है, जिसकी कीमत फलस्तीनियों को कई बार अपने लहू से चुकानी पड़ती है। उधर हूथी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, 4 दिन पूरे हो गए और उसने कहा है कि ब्लॉकेज फिर से लागू हो गया। यानी सीज फायर होने के साथ जो काम उसने रोका था कि ठीक है इजराइल के जहाज को हम नहीं रोकेंगे, अब उसने कहा है कि अब हम इजराइल के जहाजों को रोकेंगे। और अगर सीज फायर नहीं होता है, उसने सीज फायर की बात तो अभी नहीं की है, उसने जो बात की है वो ये की है कि इमदाद जो लगातार जा रही थी गजा के अंदर, उस इमदाद को रोका है इजराइल ने। और जब तक वो इमदाद शुरू नहीं होती है तब तक ये सब चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा?
रेड सी के अंदर से इजराइल की जहाजों को नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि हूथी तुरंत कोई हमला करेगा, क्योंकि दोहा में बातचीत चल रही है और मुझे यह भी लगता है कि एक आध दो दिन के अंदर इमदाद भी शुरू हो जाएगी। और उससे बड़ा मसला हो गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है, बिजली काट दी गई है, इसको लेकर गजा में जो बिजली काटी गई है उससे दिक्कत यह हुई है कि वाटर के जो सैलिनेशन प्लांट थे, जिसमें समंदर का पानी जो है उसका खारापन दूर करके उसको पीने के पानी में तब्दील किया जाता है, ज्यादातर बंद हो गए हैं, सिर्फ एक चालू है। तो समस्या बढ़ी है। उसकी वजह से इसको लेकर कुछ लोग वहां के हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन जैसा राजा वैसी कोर्ट ने भी कोई सहायता नहीं की है। कोर्ट ने उस पर किसी तरह का कोई रोक लगाने से इंकार कर दिया है। तो कोर्ट से तो मामला सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वहां पर जब विटकाफ के साथ गजा के लोग बैठेंगे, हमास के लोग बैठेंगे, तो शायद पहली डिमांड यही होगी कि इमदाद शुरू कीजिए और बिजली दोबारा से शुरू कीजिए। और अगर यह डिमांड पूरी होती है तो एक आध दिन में चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन अगर नहीं नॉर्मल होती हैं, अगर वहां से इशारा मिलता है कि यहां से भी चीजें नॉर्मल होने वाली नहीं है, तो हूथी एक बार फिर से हमला करेगा। एक बार फिर से रेड सी से आपको खबरें आनी शुरू होंगी जहाजों के डूबने की, जहाजों के नुकसान पहुंचने की, और इजराइल के लिए एक नए तरीके से मुसीबत फिर से शुरू हो जाएगी। उधर अगर यूक्रेन की बात करें तो व्हाइट हाउस में सारा तमाशा मचाने के बाद जेलेंस्की साहब फिर घुटनों पे आ गए हैं। 30 दिन का जो सीज फायर कहा था अमेरिका ने, वो मान लिया है उन्होंने, और उसके बाद अमेरिका ने वहां फिर से मदद भेजनी, खासतौर पे आर्मी की मदद भेजनी शुरू कर दी है। हालांकि इंटेलिजेंस शेयरिंग वहां पर शुरू नहीं की है। तो वहां 1 महीने का सीज फायर हो सकता है आने वाले दिनों में। उसका मिडिल ईस्ट पे क्या असर पड़ेगा आगे कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी जो हो रहा है, जो सबसे बड़ी घटना हो रही है इजराइल के लिए, जो सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करेगी, वो है इजराइल के लोगों का जगह जगह पर विरोध। सरकारें भले आपके साथ खड़ी हैं क्योंकि नेताओं को पैसा देकर आपने खरीदा है, लेकिन जनता की नाराजगी अलग अलग तरीके से सामने आती है। ओस्लो आप जानते हैं स्वीडन की राजधानी है, वहां डॉक्टर्स की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां इजरायली डॉक्टर गए थे, जबरदस्त विरोध का वहां पर सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था। जो आप न्यूज देख रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की न्यूज है और 4 साल पुरानी न्यूज है, जो ये बता रही है कि 4 साल पहले स्कूली बच्चों को हमला करके मार दिया था इजराइल ने, लेकिन तब खबरें बाहर नहीं आती थीं, आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये सब कुछ जो हुआ है, जिसमें लगातार हमारे जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने इजराइल की आवाज़ अलग अलग मंच पे उठाई है, इससे अब दुनिया भर में यह खबर गई है कि इजराइल क्या करता है फ़लस्तीनियों के साथ। लोग इजराइल से लगातार नाराज़ हो रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में 50% से ज़्यादा लोगों का यह मानना है कि इजराइल गलत है, और इसका असर एक दिन में नहीं दिखता है, इसका असर बहुत लंबे प्रोसेस में दिखता है। इसीलिए मुझे ज़रूरी लगता है कि सबके बावजूद व्यूज़ आए ना आए, कभी कभार वीडियो रोक दिए जाएं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इजराइल और फ़लस्तीन में जो कुछ चल रहा है वो मैं लगातार अपडेट करता रहूं। खुशी की बात यह है कि आप लोग देखते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, ताकत देते हैं, वीडियोज़ यहाँ वहाँ पहुँचते हैं। कई बार मेरे दोस्त व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि देखो तुम्हारा वीडियो किसी ने भेजा था। अच्छा लगता है। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोज़। अगर पसंद आते हैं तो दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ये हमें बहुत ताकत देती है। आप 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी सब कुछ आप पिन कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रमजान का महीना चल रहा है, साथ में होली आ रही है, परसों होली है। होली और रमजान दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। शांति से, प्यार से, मोहब्बत से त्योहार मनाइए, खुश रहिए, जहां हैं अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।